हाँ ठीक है सर। On October 1, 2011, X Limited purchased a machinery for 2,50,000. अक्टूबर 1 2011 मशीन खरीद ली कितने की? टू बैंक 2,50,000. ये हो गया M1 2,50,000। ठीक है सर। Yes, sir. फिर क्या है सर? Sir, a part of machinery which was purchased for rupees 20,000 on October 1st, 2011 became obsolete and was disposed of on 1st January 2014. सो दैट्स क्रिटिकल, है ना? ये अब और ये बुक क्या वैल्यू लिखी चाहते हुई हैं है। हमें? हम सिर्फ 2014 का बनाए ना, इसका मतलब ये यही तो चाहते हैं कि हम सिर्फ 2014 का बनाए, 13-14 का बनाए ना। यस सर, और बुक वैल्यू दे रखी है April 1, 2013। April 1। 2013 की बुक वैल्यू दे रखी है। So they want us to prepare this account for basically 2013 and 14, यही चाह रहे हैं ना? यस सर। तो जरा छोटा कर देते हैं इस काम को। So basically they want us to draw it for 13-14। 2013-14। तो ये मुझे 11 क्यों लिखवाया तूने? तो यहाँ मशीन बॉट हुई थी ना। मशीन बॉट हुई थी, ओके, बट व्हाट इज द फिगर फॉर 2013? सर जो 20,000 की मशीनरी वाला पार्ट था उसका 17,100। तो मुझे फिर बावला बना चुका है। प्रॉब्लम यह है कि मेरे को ये जो मशीन दी गई है ये है मेरी टोटल मशीन जो है ये 2,50,000 की October 1 से। अब या तो मैं सेपरेटली फाइंड आउट कर लूं, ठीक है, कि आई बॉट अ मशीन ऑन 1st October 2011 at 2,50,000, then I depreciated it for 2011-12। कितना डेप्रिशिएट किया होगा मैंने? क्या रेट है? 10%। 2,50,000 इंटू 10/100 इंटू कितने महीने? सर एक 6/12। 6/12 हो गया। ठीक है ना? तो 12,500 रुपए की डेप्रिसिएशन लग गई। ये आ गया मेरा 2,37,500। दैट इज बुक वैल्यू एज ऑन व्हाट डेट? 1/4/2012। यस सर। अब हमारे फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, दैट इज फॉर 2012 एंड 13। कितनी होगी? सर इस बार हाँ सर, सर 23,750। 23,750। सर, हाँ सर। हमें क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को लिखा है। लिखा नहीं है सर, वो एसेट डिस्पोजल मांग रहा है, पर हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ WDV के हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को लिया है। इसने मांगा है सिर्फ एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना के दो, ठीक है सर? यस सर। हम एसेट डिस्पोजल नहीं बना रहे, उसके अलावा सब बना रहे हैं। तुम्हें एसेट डिस्पोजल देखना है वो भी दिखा दूंगा, ठीक है? सो कितना हो गया बाबूजी? 1 एंड ये हो गया हमारा 2,13,000। ये 2012-13 हो गया ना सर? अब आपके पास आ गया है बैलेंस, दैट इज बुक वैल्यू एज ऑन 1/4/2013, द ईयर इन विच यू आर। अब मैं स्टार्ट कर सकता हूं इसको, ये मैंने रफ वर्क कर लिया। अब मैं स्टार्ट करूंगा सीधा 2013 से। कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें अंगद बाबू? नहीं सर। अब मैं 2013 से स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज April 1 से। अब मुझे दो डेटा की क्या प्रॉब्लम हुई है आपकी लाइफ में? सर ये हमें April 1, 2013 जो हमने मशीन बेची है उसकी बुक वैल्यू पता है 17,100। मैंने हमने बेची April 1 2013 है कि Jan 1 2013 है? सर Jan 1, 2014 में हमने बेची है, लेकिन बुक वैल्यू पहली वाली दी हुई है। ओके, ठीक है। बट अ पार्ट ऑफ मशीन वॉज परचेज फॉर 20,000 ऑन 1st October 2011। वो ऑब्सोलीट हो गई है ना?
Yes. मतलब इनमें इसमें से एक 20,000 की मशीन ऑब्सोलीट हो गई है बेसिकली, Yes. सही कह रहा हूं मैं? Yes, sir. तो आते हैं कहानी में। टू बैंक अभी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं फिलहाल इसको। सर क्यों लिखेंगे, प्रोविजन बना रखा आपने कौन सा प्रोविजन बाबूजी? सर, राइट साइड में हाँ मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन ओरिजिनल कॉस्ट पे तो लिखेंगे ना सर, दैट इज 2,50,000। ये कैलकुलेशन तो मुझे वैसे भी चाहिए थी ना, क्योंकि मैं यहाँ का बैलेंस कैसे लिखूंगा? दैट इज 2013 अप्रैल 1 का जो बैलेंस है यहाँ का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कहाँ से लाओगे? ये पता है आपको? हाँ सर, नहीं सर। दिस इज 1, दिस इज 2, है ना सर? Yes, sir. तो 1 + 2 ही होगा ना यहाँ पे, 2 साल की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो गए। समझ में आती है बात? यानी कि 12,500 और 23,750 इतना ही तो लगा है। सर तो 35, 36, 250 का आज तक का डेप्रिसिएशन जो है एक्यूमुलेट हुआ है। समझ में आ रही है बात? अभी मैं सिर्फ नॉर्मली बैलेंसेस तक पहुंचा हूं कि हमने एक मशीन खरीदी थी 2.5 लाख रुपए की, ठीक है? वो खरीदी थी 1/10/2011 को। तो पूरी अकाउंटिंग ना करके मैंने वहां से बैलेंस फाइंड आउट कर लिया, ये इतना 2,13,000, और आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल 2013। तो जो अगर हम ये वाला मेथड फॉलो करते हैं, मतलब जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट होती है, और जितना आज तक का डेप्रिसिएशन होता है वो अक्यूमुलेटेड यहां शो होता है। इनका जो नेट इफेक्ट होगा वो इतना ही होगा, बट ऑब्वियस मतलब 2.5 लाख से 2,50,000 से 36,250 आप माइनस करोगे तो यू विल रीच है, दैट इज 2,13,750। तो ये समरी है जो अभी तक किया हमने, ठीक है सर? सो नाउ वी हैव एंटर्ड द ईयर 2013-14। अब हम ईयर में एंट्री मार चुके 2013-14 में। इसमें एक सेल की इंफॉर्मेशन दी इन्होंने कि हमने एक मशीन जो एक पार्ट जो इनमें से था 20,000 का खरीदा था, वो आज की डेट में हम सेल कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू इस डेट पे 17,100 है ना? समझ में आ रही है वो क्या इंफॉर्मेशन है? वो कह रहा है कि हमने 1/10/2011 को 2,50,000 की जो मशीन थी उसमें से एक 20,000 का पार्ट है वो सेल कर रहे हैं। सेल कितने पे कर रहे हैं अंगद? सर 2,000 रुपीज पे सेल कर रहे 2,000 रुपीज में, जिसकी इस डेट की बुक वैल्यू 17,100 रुपए है। तो बहुत सारी चीजें उसने क्लियर करके दे दी है तुम्हें। समझ में आ रही बात? कि भैया जो प्रॉफिट लॉस है वो डायरेक्टली निकल सकता है, पर हमारी प्रॉब्लम है यह स्प्लिट हो चुका है। तो आपको पहले देखना है कि बुक वैल्यू एज ऑन आपके पास जो लेटेस्ट डेट पे है, दैट इज 1/4/2013, दैट इज 2,13,750। ये है ना बुक वैल्यू आपके पास? यस सर। इसको स्प्लिट करना है दो पार्ट में। अब ये 17,100 जो वैल्यू इन्होंने दी है वो 1 अप्रैल की दी है, मतलब इसमें से 17,100 की मशीन एक है, ये सोल्ड पार्ट है कि नहीं आपका? पहले ये अग्री करो। यस सर। अब जो बच गया वो रिमेनिंग पोर्शन हो गया, ठीक है सर? ये बात समझ में आती है? अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। वो क्या कह रहा है कि was purchased a part of machine purchased for 20,000 on 1 अक्टूबर 2011, जो यहां खरीदी थी हमने 2.5 में, उसमें एक 20,000 की मशीन अब ऑब्सोलीट हो गई और डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं हम 1 जनवरी 2014 को। 2014 जैन 1 को हम उसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, कितने पैसे में? 2,000 रुपए में, ठीक है? और फिर ब्रैकेट्स में उन्होंने बताया कि हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 17,100 ऑन 1 अप्रैल 2013, इस डेट पे उसकी वैल्यू 17,100 है। यानी कि इसी चीज की बाइफिकेशन में से 17,100 इधर कर दो और बचा हुआ इधर करो। कितना बचा है भाई, कुछ है आइडिया? सर 1,96,650 1,96,650 आज के बाद। ये रिमेनिंग है। अब तुम्हें समझ में आता है कि रिमेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी रिमेनिंग की स्टोरियां चलेंगी यहां पे
क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही दे दिया है कि ये सेल हो चुका है. सॉरी, व्हेन आई वी सेलिंग इट ऑफ? Yes, sir. सेलिंग इट ऑफ ऑन 1st जनवरी ना, तो अभी तो डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे. So 9 months का. 2013-14 का डेप्रिसिएशन लगेगा 9 मंथ्स का, तो वो 17,100 पे ही लगना है. सर जी निकालना जरा 17,100 इंटू Sir 1282.5 है. क्या, Sir 1282.5. 83 कर ले यार, गुस्सा क्यों हो रहा है. ठीक है, तो बेसिकली 10% ऑफ दिस, क्योंकि WDV चल रही है और ये WDV वैल्यू है, इंटू 9/12. सो नाउ दिस इज बुक वैल्यू एज ऑन व्हाट डेट, दैट इज 1st जनवरी 2014 की ये वैल्यू है. ठीक है सर जी, कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं. 5-1, तो 15,217 की वैल्यू है हमारी, और सेल कितने पे हुई है? सेल 2,000 पे हुई है. सो यू हैव अ लॉस ऑफ हाउ मच? लॉस ऑफ 13,217. Sir वो वेरीफाई कर लेना 817 जरा नीचे, क्या कह रहा है? Sir वो 15,817 होगा. क्या? वो आपका जो बैलेंस एज ऑन फर्स्ट ये 16 है क्या? नहीं सर 15,817. तो 13,817 है. यस सर, ये ठीक आएगा. Yes, ये sir. लॉस आ गया तुम्हारा. अब पहले इसको प्लेस कर देते हैं, है ना. बैंक तो डाल दिया हमने, अब हम डाल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लॉस दैट इज 13,817. और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हो तो आज तक का जो डेप्रिसिएशन इस पे लगा है वो भी लगाना है, हमें हटाना है बेसिकली. अब ये बता सकते हो कि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आज तक ये सोल्ड वाली मशीन पे कितना लगा है? सर जो टोटल बुक वैल्यू है 20,000 माइनस ये प्रॉफिट बहुत एंड लॉस बढ़िया. एंड बैंक. सो बेसिकली इट्स 20,000 माइनस 17,100. इतना तो डेप्रिसिएशन पहले ही लग चुका था 2 साल में, तभी तो बुक वैल्यू 17,100 पे आई. प्लस 1283 ये जो अभी लगाने वाले हैं, जो कि मैं ऑलरेडी लगा देता हूं तुम्हारे लिए. 2014 अप्रैल 1 को ये डेप्रिसिएशन लगा देता हूं मैं सोल्ड पार्ट पे, दैट इज 1283. तो ये टोटल डेप्रिसिएशन आज तक जो लगा है वो ये लगा है 2,900 प्लस 1283 का, है ना सर. कितना हो गया सर डेप्रिसिएशन? सर एक सेकंड, ये पार्ट समझा दो. आपने माइनस प्लस क्या किया कौन सा भाई? सर? ये मशीन के अकाउंट में. ये यस सर. अरे तो तूने ही तो कहा भाई कि 17,100 की वैल्यू है 1 अप्रैल 2013 को, तो 20,000 की स्टार्टिंग में थी, फिर 17,100 की वैल्यू हो गई, तो इतना गैप का तो हमने डेप्रिसिएशन ही लगाया होगा ना. अच्छा यस सर. और हमने अभी एक्स्ट्रा और डेप्रिसिएशन लगाया 1283 का, जो कि अभी हमने लगाया है, ये लगाया है, इसको भी हटाना है क्योंकि मशीन जा रही है. तो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन टिल डेट वो हटती है यहां से. तो ये टोटल कितना आ रहा है सर? 31,83. ऊपर चला गया मामला. तो मैंने दूसरे तरीके से किया था. मैंने कहा था सीधा प्रॉफिट एंड लॉस और बैंक को माइनस कर दो मशीन की वजह से. वो भी ठीक है, दैट्स द सेम पॉलिसी कि ये दोनों से 20,000 से माइनस कर दो तब भी सेम जगह पहुंचोगे, पर सेम जगह पहुंच नहीं रहे हो सर. अब पहुंच रहे हो 4183 पे. ठीक है सर, यस सर. मतलब दोनों तरीके से पहुंच सकते थे. योर मेथड इज बेटर. ये ज्यादा आसान होता कि 20,000 से हम इन दोनों को माइनस कर देते तो बचा हुआ अक्यूमुलेटेड होता, पर ये भी वेरिफिकेशन है राइट, कि आज तक जो डेप्रिसिएशन लगा है वो देखें एक्चुअली हमने कैसे लगाया है. ठीक है सर. अब ये यहां लिखा है तो इसको इधर भी पहुंचाना पड़ेगा. अब ये यहां लिखा है तो यहां पर भी लिखेंगे, मजबूरी. 2014 जनवरी 1 को यहां दिखा रहे हैं बेसिकली टू मशीनरी. ठीक है सर. और ये दिखाएंगे क्योंकि ये जितना इधर से हटाया उतना इधर से भी हटेगा,
क्योंकि इसके अंदर वो डिफरेंस वाला डेप्रिसिएशन होगा प्लस ये वाला अभी चार्ज किया उसे भी हटाना है। तो द टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो दोनों अकाउंट से हटता है, इधर से भी और इधर से भी। ये कॉन्सेप्ट वही वाला है जो स्ट्रेट लाइन मेथड में देखा था सर, इसमें कुछ नया नहीं कर रहा हूं, ओनली द कैलकुलेशंस आर चेंजिंग, हाउ वुड यू कैलकुलेट दैट। तो अब ये सेल वाला काम हो गया, अब बचा है काम जो रिमेनिंग बच गई है मेरे पास। तो रिमेनिंग ये बच गई है, 10% का डेप्रिसिएशन है सर। Yes, sir. सो डेप्रिसिएशन फॉर 2013-14 कितना लगेगा अब डेप्रिसिएशन? 10% मतलब ठीक है क्या, 19665 का डेप्रिसिएशन लगेगा। सो द डिफरेंस वुड बी 5, 14 minus 6, 1,76,985. 985. This is basically what? This is book value as on the closing date, that is 31/3/2014. 14. तो ये करने का फायदा मुझे ये मिलता है कि ये रिमेनिंग की लड़ाई मुझे लड़नी नहीं होती। नहीं तो ये सबसे बड़ी फाइट है, इसलिए ध्यान रखना है रिमेनिंग, ये जो स्प्लिट में सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो इधर वाला है, ना कि इधर वाला। ये तो यूजुअल है, ये तो पहले भी नॉर्मल क्वेश्चन में भी करते ही आए हो ना, ये एक्सेप्शनली कर रहे हो ताकि मुझे ये दो फिगर्स मिल पाए। मैं बार बार तुम्हें समझाता हूं। अब जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है वो लगा लेते हैं, दैट इज 2014 तो पहुंचे हुए हैं, मार्च में पहुंचते हैं, मार्च 31। ठीक है सर, और लगाते हैं यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन्स, जो कि हमने नीचे कैलकुलेट किया है, दैट इज बेसिकली 19665, 19665। ठीक है, सो नाउ दिस अकाउंट इज डन। अब ये अकाउंट खत्म हो गया है, इस अकाउंट को हम क्लोज करते हैं और जो डिफरेंस आएगा दैट वुड बी योर बैलेंस ब्रॉट डाउन। और तो कुछ नहीं बोला है ना भाई, नई मशीन नहीं खरीदी है ना हमने, है सर? नहीं सर, कुछ नहीं खरीदा। चलो अब इसी बहाने अब एसेट डिस्पोजल भी बता देता हूँ कि कैसे बनता है। भले इस बार आएगा नहीं पर सीख लो, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। सो ऑन मार्च 31 यहाँ पे बैलेंस लिख दो, टू बैलेंस कैरेट डाउन, जो डिफरेंस बचा, एंड ओवर है ऑन मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये मुझे पता है दैट इज 2,30,000 ही बचेगा, क्योंकि ऑलवेज इसका टोटल जो है इक्वल टू द ओरिजिनल कॉस्ट होगा। ठीक है, ये हरदम 20,000 के बराबर होगा। तो ये हुआ रिटर्न डाउन वैल्यू का खेल। समझ में आ रही बात कि स्टार्टिंग से स्प्लिट नहीं करना पड़ा हमें, वैसे कैलकुलेशन सारी करनी पड़ी है, छूटा कुछ भी नहीं है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन का पार्ट हो गया। अगर मुझे एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है यहाँ पे, ठीक है सर, एक छोटा सा अकाउंट होता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट, यहीं पे एडजस्ट कर दूं क्या? हो जाएगा। डिस्पोजल अकाउंट में सिंपली सेइंग ये जो सारा काम है ना यहाँ का, ये उठ के वहां आ जाएगा। मतलब हमने क्या किया, पहले जो डेप्रिसिएशन का काम है वो इधर स्प्लिट कर दिया। पहले यहीं लिखते थे ना बाय डेप्रिसिएशन बार बार, अब कहाँ लिख रहे हो, अब यहां लिख रहे हो बाय डेप्रिसिएशन बार बार। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाली एंट्री तो इंट्रा अकाउंट एंट्री है। अगर मैं ये दोनों अकाउंट मर्ज कर दूं ना तो ये एंट्री तो कैंसल आउट हो जाएगी। अगर सपोज करो इस अकाउंट को स्प्लिट करके हमने दो अकाउंट बनाए हैं ना, यही तो हुआ है। अब मैं सपोज ये दोनों अकाउंट मर्ज कर दूं और एक मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा, तो सोचो डिटेल क्या रहेंगी। ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। तो बचेगा क्या, बैलेंसेस एक दूसरे को कट कर देंगे, तो बचेगा क्या, यही तो बचेगा जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो ये उठ के डेप्रिसिएशन यहां आ जाएगा बैंक, पीएनएल और इसके साथ। अब हम इसे तीन पार्ट में कर रहे हैं, उसी मशीनरी अकाउंट को जो स्टार्टिंग से चल रही थी उसको तीन पार्ट में कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं जो सेल का काम है वो भी अलग करो। तो सिंपली सेइंग यहां पे हम जितना भी सेल का काम है वो लिखेंगे, लाइक वी विल राइट बैंक, we will write profit and loss account loss, we will write provision for depreciation over here।
सेम वैल्यूज एज इट इज, मतलब ये सारा काम उठा के हम इधर ले आ रहे हैं 20013817 एंड 4183, ठीक है। बट ये सेकंड स्टेप है, वो तो मैंने इसलिए लिख दिया कि मुझे फिगर्स चाहिए थे। बेसिकली यहां से ये सारे आइटम हट जाएंगे, मेरा कहने का मतलब यह है, ये कुछ भी नहीं दिखेगा यहां पे सिर्फ एक नाम दिखेगा एंड दैट इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट। सिंपली सेइंग मैं काम ट्रांसफर कर रहा हूं, यहां पे सिंपली दिखेगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। और ये जो एसेट डिस्पोजल है यही है आपका मशीनरी डिस्पोजल, वो तो एसेट मैंने नाम लिख रखा था। मतलब यहां आपको जब सेल होगी तो आप सीधा का सीधा जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो पूरा का पूरा बाहर कर दोगे मशीन डिस्पोजल लिख के। काम को आपने ट्रांसफर कर दिया दूसरे अकाउंट में, तो अब यहां से आप चले जाओगे यहां और यहां पे दिखाओगे मशीनरी अकाउंट 20,000 और इसमें कभी कोई बैलेंस बचेगा नहीं, ये टोटल इक्वल हो चुका है 20-20 हजार का। समझ रहे हो? मतलब सिंपली सेइंग यू आर ट्रांसफरिंग द वर्क ऑफ सेल फ्रॉम मशीनरी अकाउंट टू अनदर अकाउंट। एक और पार्ट हटा दिया, मतलब डिस्पोजल की भी हेडेक हमने मशीनरी अकाउंट में नहीं छोड़ी। एंड अब जो डिस्पोजल मतलब सेल रिलेटेड जितने आइटम पहले हम यहां लिखा करते थे अब वो यहां लिखेंगे, ठीक है। इसकी वजह से एक और चेंज आएगा कि यहां पे मशीनरी अकाउंट नहीं लिखेंगे, इंस्टेड हम अब यहां पे भी, क्योंकि हम अलग अकाउंट में लिख रहे हैं ना, तो अब इंस्टेड हम एसेट डिस्पोजल लिखेंगे। तो बेसिकली जो जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं और हम यहां पे बेसिकली मशीनरी डिस्पोजल लिखेंगे, ठीक है। सो मशीनरी डिस्पोजल इज सिंपली कि अब मशीनरी अकाउंट को हम 3 पार्ट में देख रहे हैं। पहले हमने देखा 2 पार्ट में कि मशीन को 2 पार्ट, पहले हमने मशीनरी अकाउंट एक सिंगल देखा, फिर मशीनरी अकाउंट को 2 पार्ट में देखा, मशीनरी अकाउंट को अब 3 पार्ट में देख रहे हो। वही सेम अकाउंट है, वही सेम डिटेल है, बट जो लेजर की प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व करोगे ना। आप अगर यहां पे लिखते हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो अब यहां से उठ के यहां जाएगा ना, पहले यहां से उठ के चीजें यहां जा रही थी, ठीक है सर। तो ये हो गया एसेट डिस्पोजल। ये क्रिटिकल है पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मैं पहले बता रहा हूं, इसको कोई लाइटली लुटली लेके मत चलना, ये आपको हरदम काम आना है। ये वाला टॉपिक नॉर्मली नहीं पढ़ाया जाता 11th में, बट ये आपको काम हरदम आना है, चाहे कुछ कर लो, ठीक है सर। एंजॉय योरसेल्फ।